हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ये हमारी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। इसमें हमारा टॉपिक है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। पुरातत्विद समाज सभ्यता में सामाजिक विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाते हैं, जिसमें से एक है शवाधान। पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक शवाधानों का अध्ययन है। शवाधान से यहाँ तात्पर्य कब्र से है, जिसका अध्ययन कर पुरातत्वविद सभ्यता में सामाजिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। हड़प्पा स्थलों से जो पुरातत्वविदों को शवाधान मिले हैं, उनमें मृतक को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी, यानी जो गर्त हैं उनकी सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी कुछ हड़प्पा स्थानों में। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। कुछ कब्रों में आभूषण और मृदभांड मिले हैं। इनके मिलने का मतलब ये होता है कि यानी वहाँ के लोगों को उस टाइम में उनका विश्वास था कि मृत्युपरांत भी लोग इन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं, जिससे कि यह तात्पर्य लगाया जाता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं, यानी उस टाइम में वो दोनों ही आभूषण पहना करते थे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनका अपने मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। जैसा कि मिस्र में देखा जा सकता है, पिरामिड में सोने की बेशकीमती चीज़ों को दफनाया जाता था, परंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हड़प्पाई लोग मृतकों के साथ केवल उनकी उपयोगी वस्तुएं दफनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। यानी ऐसी पुरावस्तुएं क्या होती हैं? पुरावस्तुएं वो चीज़ होती हैं जो पुरास्थलों पर प्राप्त की जाती हैं और प्राचीन समय की वस्तु होती हैं। पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इस वर्ग में पहले वर्ग में हमारी वो ऐसी चीज़ें आती हैं जो रोज़मर्रा के उपयोग की होती हैं और सामान्य चीज़ों से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं नॉर्मल चीज़ें तो ये सामान्यतः बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं, परंतु पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। यानी कि ऐसी वस्तु जो दुर्लभ पदार्थ अथवा महंगी हो और ऐसी तकनीकों से बनाई गई हो जो जटिल हो, तो पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं और दुर्लभ, महंगी मानते हैं। इस प्रकार फ्योन्स, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ को ही क्या कहते हैं? फ्योन्स। फ्योन्स के छोटे पात्र कीमती माने जाते हैं क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये रहा फ्योन्स। ये एक कीमती पदार्थ माना जाता है। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह ही कीमती था। हड़प्पा सभ्यता में भी सोने की महत्व था और आज की तरह वो दुर्लभ और कीमती माना जाता था। इसलिए जितने भी स्थलों से हड़प्पा स्थलों से स्वर्ण आभूषण मिले हैं वो संचयों से प्राप्त होते हैं, यानी कि वो एक पात्र में गड़े हुए पात्र के अंदर और मिट्टी में पाए गए हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चनहुदड़ों को अगर हम चिन्हित करें तो ये पाकिस्तान में वर्तमान समय में चनहुदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता की बस्ती है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। चनहुदड़ो जो है वो एक बहुत छोटी सी बस्ती है और ये
मोहनजोदड़ो की तुलना में बहुत छोटी है। शिल्प उत्पादन में ये पूरी तरह से संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। शिल्प कार्य में क्या था? मनके बनाना, जैसे ये रहे मनके, इन्हें मनके कहा जाता है। ये तो इन्हें शिल्प कार्य के अंतर्गत आते हैं कि मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, मनकों का जो निर्माण था वो किस पदार्थों से किया जा रहा है उसकी विविधता भी उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का मनका पत्थर होता है। जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स तथा सेलकड़ी जैसे ये पत्थर, इनसे मनके बनाए जाते थे। तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख और फ्योन्स, पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। ये ऐसे पदार्थ थे जिनसे मनके बनाए जाते थे। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। जैसा कि आपने देखा कि मनके अलग अलग पदार्थों से बनाए जा रहे हैं, तो उन पदार्थों के अनुसार उनकी तकनीक भी अलग अलग थी जिस प्रकार से मनके बनाए जाते थे। सेलकड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। अब देखते हैं, पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। यानी पहले पत्थर लिया, उसे तोड़ा गया, फिर उसमें बारीकी से शल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था और इस प्रकार मनके तैयार होते थे। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी भी हो जाती थी। 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि छेद करने के जो उपकरण है वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो हम ऐसे लिखते हैं उसका आंसर चन्हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले। नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों ही बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। नागेश्वर और बालाकोट जो है दोनों ही बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। नागेश्वर वर्तमान समय में भारत में स्थित है, गुजरात में, और बालाकोट जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। आपने बालाकोट स्ट्राइक के बारे में भी सुना होगा। ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थी। यहाँ इन दोनों बस्तियों में शंख से बनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था और यहाँ से हड़प्पा के दूसरी बस्तियों तक इन वस्तुओं को ले जाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान। क्वेश्चन आता है कि उत्पादन केंद्रों की पहचान पुरातत्वविद किस आधार पर करते हैं। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं, जैसे प्रस्तर पिंड यानी टूटे हुए पत्थर के टुकड़े, पूरे शंख तथा तांबा, अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। इन वस्तुओं जहाँ पर मिलते हैं तो पुरातत्वविद इस बात से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ये शिल्प उत्पादन के केंद्र हो सकती हैं। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। अब हम इसका उदाहरण देंगे कि कूड़ा करकट किस प्रकार से शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु का निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता है तो इन पदार्थों के जो टुकड़े बचते हैं उन्हें उत्पादन के ही केंद्र पर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उनका यूज़ नहीं रहता। इस प्रकार जब वो टुकड़े पुरातत्वविदों को पाए गए तो पुरातत्वविदों ने अपना निष्कर्ष निकाला कि शिल्प उत्पादन के केंद्र हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। तो जब ये वस्तुएं बनाई जा रही हैं, शंख बनाए जा रहे हैं, तो इनके लिए माल भी ज़रूरत है और ज़रूरी नहीं है कि हर माल हड़प्पा के हर शहर में उपलब्ध हो। तो उसके लिए हड़प्पा निवासी क्या करते थे उसे हम ऐसे समझते हैं पॉइंट वाइज। माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासियों ने कई तरीके अपनाए। फर्स्ट, बस्तियां बसाना। सेकंड, अभियान भेजना। थर्ड, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। फर्स्ट है जैसे हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। जैसे उन्होंने बस्तियां बसाई, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट
में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था। ये दोनों बस्तियाँ शंख के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं और यहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, तो हड़प्पा वासियों ने यहाँ बस्तियाँ बसाई। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं। अफगानिस्तान में शोरतुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लार्जवद मणि के लिए प्रसिद्ध है। लोथल कार्निलियन शैलखड़ी दक्षिणी राजस्थान, यहाँ हड़प्पा वासियों ने बस्तियाँ बनाई और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करी। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान का खेतड़ी अंचल जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है तथा दक्षिण भारत सोने के लिए। गोल्ड जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना, इन जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर हड़प्पा वासियों ने अभियान भेजे। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को, खेतड़ी जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ जो साक्ष्य मिलते हैं पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। जो खेतड़ी क्षेत्र में साक्ष्य मिलते हैं पुरातत्वविदों ने उन्हें गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मर्दभांड हड़प्पाई मर्दभांडों से भिन्न थे। यहाँ जो मर्दभांड मिले वो हड़प्पाई मर्दभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली। क्योंकि यहाँ तांबा ज़्यादा पाया जाता था तो उन्होंने अपने तांबे की वस्तुओं का बनाने भी शुरू करा। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में भी हड़प्पावासी ईरान और ये ओमान तक भी अपना जाया करते थे और वहाँ से तांबा का आयात किया जाता था। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है, ओमानी स्थलों से मिला है, जिससे कि पुरातत्वविदों का बिल्कुल पक्का सबूत हो जाता है कि ये ओमानी स्थलों से भी तांबा लाया जाता था। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो है मेसोपोटामिया के लेखों में ओमान के लिए प्रयुक्त किया गया नाम है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि मगान किसके लिए प्रयुक्त किया गया नाम है। वो मगान जो है वो ओमान के लिए प्रयुक्त किया गया नाम है। क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी हमें यह पता चलता है वहाँ उस सभ्यता के अभिलेखों से कि ओमान से तांबा लाया जाता था। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन, दिलमुन नाम बहरीन देश के लिए इस्तेमाल किया गया है। मगान मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया। मेलुहा से क्या क्या सामान मिलते थे। ये लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं, जैसे कार्निलियन, लार्जवद मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। इससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पाई क्षेत्रों से भी ओमान के लिए सामान भेजा जाता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।